हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं, पैराडाइम शिफ्ट वुमेन स्टडीज और जेंडर स्टडीज। आज हम इसका पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि पैराडाइम क्या शिफ्ट का मीनिंग क्या होता है और इसके क्या पैटर्न्स हैं। मतलब ये एंशियंट पीरियड से होता हुआ इसके जो पैराडाइम थे वो एंशियंट पीरियड में क्या पैराडाइम थे, उसके बाद वुमेन एजुकेशन को लेकर या वुमेन और जेंडर एजुकेशन को लेकर मेडुअल पीरियड में क्या पैराडाइम थे, मॉडर्न पीरियड में जो अब हमारा पीरियड चल रहा है उसमें किस तरह जो है वुमेन एजुकेशन और जेंडर एजुकेशन किस तरह से दी जाती है। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि 19th सेंचुरी में वुमेन एजुकेशन एंड जेंडर एजुकेशन का क्या स्टेटस रहा था। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन एंड जेंडर एजुकेशन इन 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा और लैंगिक शिक्षा की स्थिति। तो इसमें क्या था कि जो इंडियन एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारे हमारे कमीशंस आए हैं और उन कमीशंस ने अपने अपने वुमेन एजुकेशन को लेकर और जेंडर एजुकेशन को लेकर अपने अपने सजेशन दिए हैं। तो देखते हैं कि जो कमीशंस हैं उन्होंने क्या क्या सजेशन दिए हैं। पहला है हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49। यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो कि राधाकृष्णन जी ने दिया था। तो इन्होंने कहा कि जो वुमेन एजुकेशन है उसको बढ़ाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए जो वुमेन्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएं पढ़ने के लिए, और मेल और फीमेल यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स को एजुकेशन जो है इस तरह से दी जाए कि उनके जो करिकुलम को मतलब इस तरह से फ्रेम किया जाए कि उनको उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो वुमेन्स हैं वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन ले पाएं और को एजुकेशन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसके बाद है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, जैसे कि मुदालियर कमीशन या मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि मेल और फीमेल दोनों को ही एक जैसी एजुकेशन देनी चाहिए, उनका सेम करिकुलम होना चाहिए, उनके करिकुलम में किसी तरह कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर भी ये मानना है कि मेल और फीमेल में किसी तरह का भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस को खत्म करते हुए कह रहे हैं कि मेल और फीमेल के दोनों के लिए इक्वल एजुकेशन को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा कि वो जो गर्ल्स हैं उनके करिकुलम में होम साइंस और जो म्यूजिक है या चित्रकारी है इसको प्रेस जरूर मिलना चाहिए, और जो गर्ल्स हैं उनको स्कूल में एप्रोप्रिएट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए। उसके बाद है दुर्गा बाई देशमुख कमेटी। इसमें क्या सजेशन दिए गए, इसमें इन्होंने कहा कि प्राइमरी लेवल पर गर्ल्स और बॉयज, इन्होंने भी कहा कि दोनों का करिकुलम सेम होना चाहिए, और सेकेंडरी जो एजुकेशन है, सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन है, उसमें जो गर्ल्स हैं उनके लिए होम साइंस की हम फैसिलिटी होम साइंस को करिकुलम में रख सकते हैं, और इनको गर्ल्स को जो है वोकेशनल एजुकेशन भी दी जानी चाहिए, और किसी भी स्थिति में गर्ल्स और बॉयज की एजुकेशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये इक्वलिटी की बात कर रहे हैं कि दोनों को इक्वल एजुकेशन दी जानी चाहिए। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ये भी जो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है ये भी वुमेन एजुकेशन को एनरिच करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था, और ये मेनली वहां पर ओपन किए गए जहां पर कि वुमेन एजुकेशन का जो लिटरेसी रेट है वो कम था। इसके बाद देख लेते हैं रिसेंट एफर्ट्स फॉर वुमेन एजुकेशन, कि जो अब महिला शिक्षा के लिए आधुनिक समय में क्या क्या प्रयास किए गए हैं। सबसे पहला है ग्रोथ इन एनरोलमेंट, नामांकन में वृद्धि की बात की गई। जो गर्ल्स हैं उनके नामांकन में वृद्धि करने के लिए जैसे कि मिड डे मील है, सर्व शिक्षा अभियान है, इनको चलाया गया जिससे कि एनरोलमेंट इंक्रीज हो। उसके बाद है नेशनल वुमेन कमेटी, तो जो है राष्ट्रीय समिति, इसको भी गठित किया गया, और इसमें ये कहा गया कि जो भी संस्थाएं हैं उनको अनुदान के रूप में मतलब ग्रांटेड दी जाएगी जिससे कि वुमेन एजुकेशन को डेवलप किया जाए, और वुमेन्स के एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, और साथ ही साथ जो वुमेन्स टीचर्स हैं उनके लिए शहरों और नगरों में स्टाफ क्वार्टर्स भी बनाए जाएंगे। उसके बाद है आपका
ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कमेटी हो गया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेमिनार यानी कि सेमिनार की व्यवस्था करना। यहाँ पर ये जो था 1992 में गर्ल्स को जो उनके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, जैसे रेप वगैरह हो जाती हैं, तो उनके लिए ऐसी मतलब इंसिडेंट के लिए, उनकी रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, क्या होना चाहिए, उस पर विचार किया गया। और ये जो विचार जो किया गया, ये एक सेमिनार के रूप में किया गया, जो कि महिला परिप्रेक्ष्य पर संगोष्ठी हुई। और इसको इसलिए किया, ये इसका मोटिव ये था कि जिससे कि इसको जागरूक किया जाए, जागरूकता पैदा की जाए कि इसकी रोकथाम हम किस तरह से कर सकते हैं। ये तो आपका वो सेमिनार। और ये है इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कमेटी, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये सॉरी नेशनल वुमेन कमेटी, राष्ट्रीय महिला आयोग। ये दो बार हो गया, नेशनल वुमेन कमेटी, नेशनल वुमेन कमेटी दो बार हो गया। ये नेशनल वुमेन कमेटी, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसमें ये जो है 31 जनवरी 1992 से प्रभावी हुआ। और इसमें ये था कि जो वुमेन्स हैं उनको कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई, कि जो उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है या कुछ उसके लिए उपाय सुझाना, या उनको महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों में जो कमी है या अपर्याप्त त्रुटि होने पर उनके रिफॉर्म करने के लिए भी उन्होंने सुझाव दिए कि उनको संशोधन होना चाहिए। और यदि कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो इसकी यदि कोई समस्या होती है तो उस समस्याओं से संबंधित सारी जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाना। और वुमेन्स के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए योजना बनाने की भी इसमें बात की गई। इसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये भी जो रिसेंट एफर्ट किया गया वुमेन्स की एजुकेशन के लिए। इसके बाद देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पैराडाइम शिफ्ट, कि कौन कौन से ऐसे पैराडाइम हैं जो कि अफेक्ट करते हैं यानी कि प्रतिमान विस्थापन के लिए, जो ये क्या ऐसे फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है कल्चरल फैक्टर यानी कि सांस्कृतिक कारक। अब जो वुमेन्स हैं उनके अंदर ये मतलब जो फेमिनिज्म की एबिलिटी को डेवलप करने की जो एजुकेशन दी जाती है, उन्हें बताया जाता है कि उनका फेमिनिज्म अपना ड्यूटी क्या है, अपनी ड्यूटी से उनको सिखाई जाती है। पर ये जो कल्चर का गिव एंड टेक है, उसके साथ साथ वुमेन एजुकेशन के जो पैराडाइम है उसमें भी चेंजेस आए हैं। और वुमेन को सभी प्रकार से अब एजुकेशन दी जा रही है। मतलब अब ये नए पैराडाइम इस्टेब्लिश हो गए हैं। आज के यदि हम सिनेरियो की बात करें तो आज वुमेन पायलट भी आपको मिल जाएगी और हर काम में आगे मिल जाएगी। पॉलिटिक्स में भी उसका अपना एक रेशियो है। पॉलिटिक्स में भी आप देख सकते हैं, जैसे सुषमा स्वराज को आपने देखा होगा। बहुत सारी ऐसे मतलब महिलाएं हैं जो कि आज हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। उसके बाद है सोशल फैक्टर यानी कि सामाजिक कारक। पहले हमारी जो सोसाइटी थी उस सोसाइटी में ब्लाइंड फेथ हुआ करता था, और ब्लाइंड फेथ के कारण जैसे कि पर्दा प्रथा है या देवदासी प्रथा है, चाइल्ड मैरिज है, ये सब ट्रेंड में थे। तो इससे क्या होता है, सोशल मोबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं रुकावट आ रही थी उसमें। तो जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने इन सब को खत्म करने के लिए अपनी तरफ से पूरे एफर्ट किए, और इसकी जगह नए प्रतिमान की स्थापना की गई, नए पैराडाइम इस्टेब्लिश हुए जो आज समाज में, जिससे कि बॉयज और गर्ल्स दोनों को ही मेन प्लेस दिया गया है, दोनों ही प्राइमरी हैं, कोई भी सेकेंडरी नहीं है। उसके बाद है इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण जो है, आर्थिक कारण से भी जो वुमेन एजुकेशन के जो पुराने प्रतिमान थे, पुराने पैराडाइम थे, उनका विस्थापन हुआ और जेंडर एजुकेशन और दी गई, जिससे कि जो जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसमें कमी आए। उसके बाद रिलीजियस फैक्टर, जो हमारा रिलीजन है वो भी यही कहता है कि समानता की भावना होगी, प्रेम की भावना होगी, भातृत्व की भावना का पाठ पढ़ाते हैं। उसके बाद है पॉलिटिकल फैक्टर्स, राजनीतिक जो हमारे कारक हैं। कोई भी लोकतंत्र है उसकी सफलता तभी हम सुनिश्चित कर सकते हैं जब वहां के नागरिक पढ़े लिखे हों, सुनिश्चित हों, सुनागरिक हों। इससे क्या है कि जो वुमेन्स की एजुकेशन, जो जेंडर इश्यूज के जो पैराडाइम के शिफ्टिंग में भी
पॉलिटिकल कारक जो है, पॉलिटिकल फैक्टर्स महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल फैक्टर। जो राष्ट्रीय कारक हैं उसके अंतर्गत हमारा नेशनल इंटीग्रिटी है, नेशनल डेवलपमेंट है, उसकी प्रोग्रेस आती है। तो कोई भी नेशन की प्रोग्रेस तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वहां पर वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। वुमेन का पार्टिसिपेशन पाने के लिए हमें उसे एजुकेट करना होगा। इसी तरह से इंटरनेशनल भी है आपका, अंतर्राष्ट्रीय कारक भी हो गया कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो नेशनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर दोनों में ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो इस तरह से यह है कि भाई जो पुराने पैराडाइम हैं उनकी जगह नए पैराडाइम आ चुके हैं और उनको हम हमारी सोसाइटी में इस्टेब्लिश होते हैं और उनको हम अडोप्ट भी करते हैं। तो इस तरह से ये पार्ट सेकंड था। यहाँ पर आपका पैराडाइम का जो ये क्वेश्चन है पूरा एक कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको पार्ट फर्स्ट जरूर देख लेना है, जिससे कि आपको पैराडाइम शिफ्ट आसानी से समझ आ सके। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।